अगर आप देखें सबसे पहले रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर एसेट अकाउंट ऑन December 31st 2007, accumulated depreciation accounts on December 31st 2007, and calculate gain or loss on December 31st 2007. ठीक, तो हमारे पास आ गए जनाब तीन चीज। पहला आ गया जी एसेट अकाउंट्स। अब एसेट कितने हैं हमारे पास? तीन। पहला कौन सा जी? फर्नीचर। फर्नीचर इसका बैलेंस है हमारे पास 1,00,000। 100,000 बैलेंस 1,00,000। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास ये कौन सा? 24 राइस। ठीक हो गया। दूसरा एसेट है हमारे पास कंप्यूटर। इसका बैलेंस कितना? ये है जनाब 200,000। और तीसरा एसेट है हमारे पास व्हीकल। बैलेंस ऑफ 300,000। 3,00,000। तो ये रिक्वायरमेंट 1 आ गया। एसेट अकाउंट बनाया जी तीनों। तो ओपन कर लिया हमने रिक्वायरमेंट 1, तीनों एसेट अकाउंट आ गए। इसके बाद है जनाब अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। वो भी लिख लें जनाब अपने पास साथ। इसके नीचे इसका लिख लें अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। फर्नीचर। कितनी है जी बैलेंस? कोई नहीं बताया हुआ, लेकिन हमें भी ये पता जरूर है कि जो भी बैलेंस आएगा उसको लिखना हमने क्रेडिट साइड में। ठीक हो गया। देन वी हैव द सेकंड वन इज कंप्यूटर। accumulated depreciation। ये आ गया जी हमारे पास बैलेंस, once again not given। then we have vehicles। तो इसका बैलेंस गिवन है और वो है जी 80,000। तो ये आपकी दूसरी रिक्वायरमेंट है। दो रिक्वायरमेंट उसने जो पूछी, एक है एसेट कॉस्ट अकाउंट और दूसरा है हमारे पास accumulated depreciation अकाउंट। तीसरी रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट गेन और लॉसेस। तो वो जैसे जैसे डिस्पोजल आएगा वैसे वैसे हम उसको कर लेंगे। ठीक हो गया जी। ले जनाब सवाल पढ़ें जनाब। सबसे पहले स्टोरी में सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है, इवेंट है, क्या है? 70% ऑफ द फर्नीचर वाज परचेज्ड ऑन 1 मार्च 2003। इसके अलावा टेबल में आप देख लें फर्नीचर की यूजफुल लाइफ मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड है 10% के हिसाब से। तो इसका मतलब 10% का मतलब है कि फर्नीचर की यूजफुल लाइफ कितनी बनती है? 10 साल। इसका मतलब 10 ईयर्स। 10% के हिसाब से यूजफुल लाइफ कितनी बनती है? 10 ईयर्स। सही हो गया जनाब। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है कंप्यूटर पे 5% और व्हीकल पे है 10% रिटर्न डाउन वैल्यू। अब फर्नीचर के बारे में बताता जी 70% ऑफ द फर्नीचर, यानी कि 1,00,000 का 70% अगर आप ले लें तो वो बन गया 70,000। ये हमने परचेज किया था 1 मार्च 2003 को। ठीक हो गया। तो आज तक कितने साल गुजर चुके हैं? हाउ मेनी ईयर्स? तो आप देख लें जनाब कितने साल गुजर गए होंगे।
तो हम कहते हैं जनाब 2003 से अगर आप शुरू करें तो 2003 के 10 महीने बनते हैं, फिर 4, 5 और 6 पूरा पूरा साल। तो हमारे पास आ गए जनाब 3 साल और 10 महीने गुजर चुके। फर्नीचर के बाद की लाइफ जो है 3 साल और 10 महीने गुजर चुके, और बाकी हमने खरीदा था 1 अप्रैल 1993 में, है जी। तो 1993 से अगर आप देखें 2007, तो इनकी तो यूजफुल लाइफ पूरी हो चुकी। इसका मतलब है ये फुली डेप्रिसिएटेड एसेट्स, 30% जो है वो फुली डेप्रिसिएटेड एसेट्स है। इसका मतलब है जितनी कंजम्पशन आपने P&L को चार्ज करनी थी वो चार्ज हो चुकी है, अभी भी आप इसको कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि जब एसेट फुली डेप्रिसिएट हो जाए तो उसकी फर्दर डेप्रिसिएशन नहीं ली जाती, वो ऑलरेडी हो चुका है डेप्रिसिएट। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने 1993 से 2003 तक इसको फुल ख़त्म कर दिया हो। सही हो गया, 10 सालों में ये ख़त्म हो चुका। ले यहाँ तक पहले बात आ गई। अब आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर की अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट इट वेरी इजीली। कैसे करेंगे हम? ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर, कितनी कॉस्ट है इसकी? 1 लाख, 100,000। ठीक हो गया जी। कितने परसेंट जो है वो फुली डेप्रिसिएटेड है, तो उस पर तो हमने डेप्रिसिएशन नहीं लेनी, वो तो है 30%। तो फुली डेप्रिसिएटेड फर्नीचर, फुली डेप्रिसिएटेड फर्नीचर कितना आ गया जनाब? 1 लाख इंटू 0.3, तो ये आ गया 30,000। तो टोटल है जनाब हमारे पास वैल्यू 1 लाख। 1 लाख में से 30,000 माइनस करते हैं, बाकी बच गया 70,000, 70,000। ठीक हो गया। वो 30,000 ऑलरेडी फुली डेप्रिसिएटेड है, इसका मतलब वो तो ओपनिंग बैलेंस जब आप उसका निकालेंगे तो वो कितने परसेंट डेप्रिसिएटेड है? 100% डेप्रिसिएटेड। ठीक, इस पे आप डेप्रिसिएशन निकाल लें, कितनी बनती है जनाब इसकी। तो हमने इसका टाइम पीरियड किया, इसने कहा जी इस पे स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो हमने कहा जी 70,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू इसकी इसने बता रखी 5% ऑफ कॉस्ट, तो कितनी आ गई? 3500 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, या आप इसको 60 से 120 से डिवाइड कर दें। 120 से डिवाइड करेंगे तो टोटल महीने बन जाएंगे। सही, 10% बता रहा है ना उसकी स्ट्रेट लाइन मेथड, तो 10% के हिसाब से इसका मतलब है कि उसकी यूजफुल लाइफ कितनी बनती है? 10 साल। ठीक हो गया। तो अगर आप इसको 10 की बजाय वो तो 30, उसमें से 30,000 फुली डेप्रिसिएटेड है, नहीं है फुली डेप्रिसिएटेड, तो उसकी वो तो हम वैसे ही ले लेंगे, उसको जरूरत क्या है? देखो ना 30,000 फुली डेप्रिसिएटेड, इसका मतलब इस 30,000 पे कितनी डेप्रिसिएशन आ चुकी? 27,000। सही है ना? कितने परसेंट है इसकी रेजिडुअल वैल्यू? 5%। तो 30,000 में से 1,500 माइनस कर दें, नेट बुक वैल्यू आएगी और वो फुली डेप्रिसिएटेड, उसको तो करने की जरूरत नहीं है ना। समझ आ रही बात? तो 30,000 को साइड पे कर दें, वो हमें पता है कि जी वो 1993 में खरीदे थे और आज 10 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका और वो फुली डेप्रिसिएटेड। ठीक हो गया। तो उसको तो आप वैसे ही ले लोगे। इसके अंदर हाँ जी 1 लाख है ना ये टोटल फर्नीचर, इसकी आज तक कितनी डेप्रिसिएशन हो चुकी है? यानी कि 1 जनवरी 2007 जब अकाउंटिंग ये शुरू हुआ है, उसने हमें नहीं बताया क्वेश्चन,
लेकिन हमें तो अकाउंट बनाने के लिए चाहिए ना ओपनिंग बैलेंस। अगर उसने नहीं बताया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि है ही नहीं, इट इज़ देयर। तो हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये कितना ओपनिंग बैलेंस है कितना। तो आप हिसाब लगा रहे हैं जी 1 लाख फर्नीचर था, उसने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि इसमें से 70% हमने खरीदा हुआ है 2003 में और बाकी 30% हमने खरीदा था 1993 में। तो 1993 से अगर आप ऑनवर्ड आगे आए यकम जनवरी 2007 को, तो कितना टाइम पीरियड बनता है? तो पता ये चलता है कि 2003 में ही 10 साल पूरे हो गए हैं। इसका मतलब है 30% ऑफ द फर्नीचर तो ऑलरेडी फुली डेप्रिसिएटेड, बाकी बचा 70%। ठीक, अब हमने कहा ये 30% तो फुली डेप्रिसिएटेड है, तो उस पर तो आपको जरूरत ही नहीं है हिसाब किताब लगाने की, वो तो ऑलरेडी 30,000 का 5% लें तो रेजिडुअल वैल्यू बनी 1500 बनती। तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू क्या आएगी? अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि सारा ही डेप्रिसिएट है, उसको ना डिवाइड करने की जरूरत है ना किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत। अगर फर्नीचर का मतलब पिछले सालों में फर्नीचर ना होता, बाकी सारे फर्नीचर, जब उसकी इसका मतलब वो फर्नीचर आपके पास है ही नहीं, तो फिर तो नेचुरली है ही नहीं, दूसरा अकाउंट भी नहीं बनेगा। अगर हम ये कहें कि जी फर्नीचर है ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं, तो देयर इज नो क्वेश्चन कि ये अकाउंट हो। ये अकाउंट तो है ही इसके साथ में, जब तक ये नहीं होगा तब तक ये कहाँ से आएगा? 2007 में जैसे अभी हम बना रहे हैं, 2007 का बना रहे हैं, हाँ तो फिर तो उस साल से शुरू होगा ना, फिर तो उसका ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा क्योंकि वो शुरू ही उस साल से हो। ऐसे ही हाँ, ये समझ आ रही बात? पहली लाइन है क्वेश्चन की और वो आपको हिंट दे रहा है कि ये जो फर्नीचर मैंने आपको बताया 1 लाख रुपए का, ये 70% 2003 में खरीदा गया था, 30% 1993 में खरीदा गया। द फर्स्ट पॉइंट टू नोट हियर इज दिस कि 30% ऑफ द फर्नीचर जो है वो फुली डेप्रिसिएटेड, उस पर डेप्रिसिएशन 2003 के बाद नहीं बनती। इसका मतलब अगर हम इसको यहां पे डिडक्ट नहीं करेंगे तो हम उस पर भी अगले सालों की ले लेंगे डेप्रिसिएशन, जो कि नहीं बनती। समझ आ रही मेरी बात? गॉट इट? तो हमने कहा वो तो हमें ऑलरेडी पता है जनाब कि 30,000 का जो है वो आप ले लें, 5% रेजिडुअल वैल्यू माइनस करें, बाकी बचेगी नेट बुक वैल्यू एंड दैट इज फुली डेप्रिसिएटेड। ओके डन। तो इस पे कितनी आ गई जनाब? 70,000 माइनस 3500 डिवाइड बाय 10। ठीक, तो मैंने कहा जनाब आप 10 की बजाय और शॉर्टकट अगर हम बनाना चाहें तो हम इसको 120 महीनों से डिवाइड कर देते। 10 सालों में कितने महीने होते हैं? 120 पर मंथ आ गई। अब आपको कितने मंथ हो चुके हैं यकम जनवरी 2007 तक? तो हम कहते हैं जनाब ये हमारे पास टोटल महीने बनते हैं 2003 से जनवरी 2007 तक, यानी कि 31 दिसंबर 2006 तक कितने महीने बनते हैं? तो हमने कहा 2006 के 12 महीने, 2005 के, 2004 के, 36 मंथ ये हो गए। और जनाब 2003 के बनते हैं 10 महीने, सो इट्स 46 मंथ। इसका मतलब है 46 मंथ हो गए। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 46 से, तो मेरे पास 70% फर्नीचर की अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाती। सही हो गया? कितनी आ गई? 2 4 2 5 4 9 1 या 2, ये आ गई 70% फर्नीचर की अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। कब? ऑन 1 जनवरी 2007। और जो रिमेनिंग है वो है 30,000, इसमें से माइनस करें 1500, बस दैट्स इट। इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी फुली डेप्रिसिएटेड। तो वो कितनी आ गई? 28,500। लो जी, टोटल कर लो, सही हो गया। तो ये आ गई अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। रेजिडुअल वैल्यू तो डेप्रिसिएट नहीं ना होती,
डेप्रिसिएबल अमाउंट ही डेप्रिसिएट होती है ना यार। डेप्रिसिएशन कैसे करते हो? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। इसका मतलब उसकी रेजिडुअल वैल्यू तो डेप्रिसिएट नहीं होनी होती, यही नहीं फार्मूला? तो ये 1500 क्या है? ये 5% ऑफ 30,000 है, ये उसकी रेजिडुअल वैल्यू आ गई। जैसे आपने यहाँ पे 3500 लिए तो यहाँ पे भी लिया होगा जब इसको भी डेप्रिसिएट किया होगा। तो डेप्रिसिएबल अमाउंट ही हमने क्या कहा था? डेप्रिसिएशन क्या है? व्हाट इज द डेप्रिसिएशन? तो हमने कहा था डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो रेजिडुअल वैल्यू तो हम डेप्रिसिएट करते ही नहीं भाई, ऐसे ही। तो मैंने वो रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दी, बाकी बच गया जनाब 28,500। इसका मतलब ये जो इसने हमें मिसिंग फिगर बताई थी सबसे पहले, वो हमने फाइंड कर ली। गॉट इट? सॉरी, बेटा ये इसकी ओपनिंग बैलेंस में होगी कि नहीं होगी? यहाँ पे पड़ा है ना वो 30% जो अभी आप फुली डेप्रिसिएटेड, तो उसकी रेलेवेंट डेप्रिसिएशन इसके ओपनिंग बैलेंस में होगी कि नहीं होगी? बस इसलिए निकाल रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसको टोटल कर लें, कितना आ गया? 53 वर्किंग नंबर 1 क्या आ गई जी हमारे पास? फर्नीचर के अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस। जी सर। 10 साल उसकी यूजफुल लाइफ है और 1 साल में 12 महीने, तो हमने नंबर ऑफ मंथ्स निकाल 10 into 12। इसका मतलब ऐसे 120 महीने चलेगा। ईयर्स में 10 साल चलेगा तो महीनों में कितना चलेगा? सही हो गया ना? तो 120 आ गया। तो अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो डेप्रिसिएशन हमें पता है आती है, पर ईयर आती है। तो उसी चीज को यूज कर लें, अगर हम टोटल मंथ से डिवाइड कर दें तो पर मंथ आ जाएगी। तो वो इसलिए कि हमने अपने आप को फैसिलिटेट किया ना। हमने कहा आप क्या पहले साल निकालेंगे फिर 10 महीने करेंगे तो फिर मुसीबत में ही रहेंगे ना। तो उसका आसान तरीका क्या है? नंबर ऑफ मंथ्स लें, कितने महीने हो चुके आज तक फर्नीचर को? 46। तो ऑटोमेटिकली आपके पास अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया। क्या? तो अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए लगाया ना। आप देखें, आप क्या करते? आप ये करते 70,000 जो है माइनस 3500 डिवाइडेड बाय 10, कितनी आ गई जी पर ईयर? आप निकाल दीजिए कितनी आएगी पर ईयर। ये आ जाएगी जनाब कोई 66,500। कितनी बनती? 66,500 ये आ गई। अब आप कब खरीदा आपने? 2003 में। तो आप कहते जी 2003 की डेप्रिसिएशन बनती है 6650 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10। यही करते हैं आप? ऐसे ही करना था ना आपने। तो कितनी बन गई? 554 नहीं, 554 के बाद भी कुछ हो। तो बस 554 नहीं बनती होगी, 5000 कुछ बनती होगी। 441 फिर पॉइंट आता है ना, यही कह रहा हूं। तेरा कैलकुलेटर भी तेरे वर्गा ही है। 5541 ठीक हो गया जनाब। ये पहले साल की आई। 2004 की कितनी आती? तो हम कहते हैं वो पूरी आती। 2005 की कितनी आती? पूरी आती। 2006 की कितनी आती? चलो जी, अब इन सबको ऐड करते हैं आप। तो आपने यहीं पे आना था, यू विल बी हियर, इधर ही आना था। करके देख लें। तो क्या जरूरत है वो 4 लाइनें लिखने की? है कोई जरूरत? देयर इज नो नीड फॉर दैट। इसकी कोई जरूरत है वर्किंग की? देयर इज नो नीड। टाइम वेस्ट है सीधा सीधा। इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। व्हाई नॉट लाइक दिस? जल्दी से कम खत्म करें और आप आगे निकलें। ठीक हो गया?
ये करने की जरूरत नहीं है, ये तो बच्चों वाला हिसाब है ना। आप लोग 10 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, यार क्या हो गया। अपने आप को थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करें अपने आप को। पहुंचना हमने वहीं पे है, इधर, तो हम डायरेक्ट पहुंच गए वहां पे। 2 बटन दबाए कैलकुलेटर के, इधर आ गए। तो 25,491 आ गए, प्लस 28,500, तो हमारे पास आ गया जी वर्किंग नंबर 153,991. सो वी राइट है वर्किंग नंबर 1 and we will put the figure here, balance opening working 1, and it is 53,991. Okay, 53,991 opening balance आ गया। है ना, ये इसके ये जो बैलेंस है अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का, उसने शुरू में लाइन लिख दी, उसने कहा ये जो 1 लाख है ना, इसका 70% हमने 2003 में बाय किया। इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रीहेंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट। और 30% जो है वो हमने 1993 में बाय की, एंड वी आर इन द अकाउंटिंग ईयर ऑफ 2007। तो जब आप 1993 और 2007 का आपस में फासला देखते हैं तो इट इज मोर देन 10 ईयर्स, ऐसे ही है। तो फौरी तौर पे हमारा ब्रेन हमें मैसेज ये देता है, अगर नहीं देता तो उसको कहें दे, कि मैसेज ये है कि भाई ये 30% फर्नीचर जो है ये तो फुली डेप्रिसिएट हो गया हुआ है, इसको तो 10 साल गुजर गए हुए हैं। ठीक, इसका मतलब है कि इसकी जो भी डेप्रिसिएबल अमाउंट थी वो फुली डेप्रिसिएटेड। तो मुझे इस वाली वर्किंग के अंदर उसको शामिल करने की जरूरत नहीं। अगर आप काम शामिल करेंगे तो खराब हो जाएगा, क्योंकि वो 30% को भी आप 46 महीनों पर ले जाएंगे, हालांकि वो तो 120 महीने पूरे उनके गुजर गए हों। समझ आ रही बात। तो हमने यहां पर पहले 70% को अलहदा से ले लिया, और ये हमें पता है कि इट इज फुली डेप्रिसिएटेड, तो हमने इसकी टोटल डेप्रिसिएबल अमाउंट जो है वो ले ली। उसको मंथ पोर्शन या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज फुली डेप्रिसिएटेड। अगर आप करना भी चाहें इस 30,000 को, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे 30,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू, इसकी भी 10 साल लाइफ, डिवाइडेड बाय 120, और वो 10 साल गुजर चुके हैं, मल्टीप्लाई बाय, तो क्या आएगा आपके पास, व्हाट यू विल गेट द सेम 28,500। ठीक, अभी हमें पहले ही पता है कि अगर ऐसा कर भी लें तो यही आने वाला है, तो क्या जरूरत है करने की, इट इज 28,500। सही हो गया, समझ आ गई बात। तो ये हमारे पास आ गया वर्किंग 1, कि आपने ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर जो है वो फाइंड कर लिया। घर में किस किस ने ये क्वेश्चन ट्राई किया था, हो गया था, हो गया था है? अच्छा, नेक्स्ट वाले में सेकंड एडजस्टमेंट। चलिए जी आगे चलते हैं, इसी को लाइन को आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा, कहते फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹5,000, इट्स अ नेट बुक वैल्यू। नोट करने वाली बात यह है कि ये नेट बुक वैल्यू, ठीक हो गया, ऑफ ₹5,000 परचेज्ड ऑन 1 March 2003 was sold on 30th September 2007 at a gain of ₹6,000। 6,000 का गेन है, ठीक, और उसकी नेट बुक वैल्यू है 5,000। इसका मतलब डिस्पोजल की एंट्री आ गई, डिस्पोजल की एंट्री आ गई। इसका मतलब पहली एंट्री हम क्या करते हैं डिस्पोजल की, कौन बताएगा, बताओ जी। हेलो, डिस्पोजल पहली एंट्री क्या होती है डिस्पोजल की, है एक्सचेंज हो रही है। पढ़ो जरा सवाल, रीड द लाइन। दूसरी लाइन, पहली लाइन जो है फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू, यहां से पढ़ो।
नहीं, आपने लाइन पढ़ी, इसका मुझे उर्दू में तर्जुमा बताओ क्या। तो इसका मतलब है कि एक फर्नीचर की बुक वैल्यू 5,000 है, जो कि हम लोगों ने 2003 में खरीदा और वो बेच दिया 2007 में सितंबर में। ठीक हो गया। और इसमें 6 डाल अब डबल एंट्री पहली क्या होगी? डबल पहले ये डिस्पोजल होगा। क्या एंट्री होगी? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एसेट में। तो पहले क्या बोल रहे थे? वो मैं मुकम्मल बोल रहा हूँ। नहीं, मुकम्मल कैसे? न्यू फर्नीचर तो आप फर्नीचर को डेबिट तो उस वक्त करते हैं ना जब एक्सचेंज होता है, इसमें तो एक्सचेंज है ही नहीं, देयर इज नो एक्सचेंज। इसका मतलब सिंपल एंट्री बनेगी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट। अब आप डिस्पोजल अकाउंट क्यों बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि उसने थर्ड रिक्वायरमेंट में पूछा हुआ है कि डिस्पोजल पे गेन या लॉस कितना, और वैसे भी हम कॉस्ट अकाउंट और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों लेके चल रहे हैं। ठीक हो गया, तो इसके लिए हमें पूरा डिस्पोजल जो है वो बताना पड़ेगा, अदरवाइज हम शॉर्टकट यहाँ पे भी मार सकते थे कि अगर 5,000 उसकी नेट बुक वैल्यू थी तो एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल उसकी नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करें और गेन और नेट बुक वैल्यू को मिलाएं तो कैश प्रोसीड्स आ जाएंगे। वही मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, अभी आपको लगा अभी आप कह रहे होंगे पता नहीं क्या ही कहेंगे। चलिए, अब हमारी पहली एंट्री है डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। तो हम जब डिस्पोजल अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट में आते हैं तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्पोजल, तो मुझे याद ही आता है कि ये कॉस्ट अकाउंट है, तो इस अकाउंट में इसकी कॉस्ट क्रेडिट हो, लेकिन कॉस्ट इज मिसिंग। उसने तो हमें कॉस्ट बताई नहीं कि जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट कितनी, उसने तो हमें स्ट्रेट अवे क्या बता दिया है, नेट बुक वैल्यू बता दी। इसका मतलब है अगेन दिस इज द मिसिंग फिगर। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, और दूसरी एंट्री क्या होती है अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। और ये दोनों फिगर्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास है नेट बुक वैल्यू, वी हैव द नेट बुक वैल्यू, और वो भी कब की? एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, यानी कि डेट है डिस्पोजल की 30 सितंबर 2007, यानी कि इस अकाउंटिंग ईयर में, जिस अकाउंटिंग ईयर को हम डील कर रहे हैं, उस अकाउंटिंग ईयर में 9 माह गुजरने के बाद, ठीक हो गया, यानी कि इस अकाउंटिंग ईयर की 9 माह की डेप्रिसिएशन भी लेनी पड़ेगी, पिछले सालों की भी लेनी पड़ेगी, ठीक, और हमें फाइंड करना पड़ेगा इसकी कॉस्ट क्या। सो वी हैव टू रिवर्स बैक इसका, इसीलिए इस क्वेश्चन के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, रिवर्स बैक। या आपको रिवर्स वर्किंग करके, रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसकी कॉस्ट फाइंड करना, सही हो। तो अब हम कहते हैं आप कैसे फाइंड करें जी कॉस्ट ऑफ द डिस्पोज्ड एसेट? है कोई क्यूएम का शहजादा? परसेंट पर देंगे अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन, उसको माइनस करेंगे 1 से, जो रिमेनिंग होगी उसको डिवाइड कर देंगे, ये बुक वैल्यू जितनी ले लेना। कॉस्ट ऑफ द डिस्पोज्ड फर्नीचर करें जी, जरा ट्राई मारें, जरा होते हैं आप, समझ आ गया करना क्या आपने? आपने कॉस्ट फाइंड करनी है, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है, नेट बुक वैल्यू को रिवर्स करना है आपको, इट हैज टू बी रिवर्स्ड। करें हम जरा रिवर्स, कैसे करेंगे? थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाएं, अलजेब्रा लगाएं। तुमने कहाँ पे किया? ये तो इंट्रो में मैंने कराया हुआ है ये सारा। नहीं, ये कॉस्ट कैसे निकाली तुमने? ये मैं इंट्रो जो कराई थी रिवर्स वर्किंग, याद तुमने किया? ये क्या कर रहे हो बेटा? सर इसका ये तो नेट बुक वैल्यू है 5,000, सर इससे आगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे कैसे करोगे? 2007 तक ये 5,000 नेट बुक वैल्यू किस दिन की है? 2009 किसने कहा? 25 हम्म, 2। अच्छा। 2009 में 25 2 है, 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 2009 में
नेट बुक वैल्यू ऑफ ₹5,000 जिसको परचेज किया गया था यकम मार्च, तो वो तो बता ही नहीं। कब की है ये नहीं बता। ये 30 सितंबर की है 2007। क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंड करना भी बेटा एक वो जरूरी अमल है, उसको समझना ध्यान से कि क्या कह रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन क्या है। पता चले जनाब आप क्वेश्चन सही डाइजेस्ट नहीं कर रहे तो फिर सोल्यूशन भी गलती आएगा। कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कॉम्प्रिहेंड करते हैं कि बात क्या हो रही। कोई नहीं। हाँ भाई तूने किस तरह किया, कैसे किया रे भाई? 120 महीने टोटल डिवाइडेड बाय टोटल महीने बनते हैं 46 और इसी साल के 9 महीने वो बनते हैं 50। तो ये आ गया। अब ये होगी 95%। अब अगर इसको 95% हो जाए तो ये कॉस्ट आ जाएगी। सही है ठीक। कितनी निकाली है कॉस्ट उन्होंने? 10,300। करो जरा दोबारा वर्क, दोबारा करो वर्क। ये नहीं यार, दोबारा करो, क्या मिस कर रहे हो? तुम्हारे पास क्या? 10,000। तुम मंथ कितने ले रहे हो? 55 मंथ गुजर चुके हैं? नहीं, मंथ गलत ले रहे हो। रहते हैं है ना, 54 रहते हैं। मैं को करिए ट्राई, कोई नहीं। हाँ जी यही है। तुमने कैसे रिवर्स किया? 0.05 ऑफ एक्स, आगे क्या किया? 10% लेकर 55 वो करके हमने एक्यूमुलेटेड निकाली, उसको 1 से माइनस कर दिया, वो फिर नेट बुक के नीचे हमने वो डिवाइड कर दिया जो रिमेनिंग। गुड। ये आ रही है जनाब 8856। accumulated depreciation वो यहाँ इस स्टेट से इस स्टेट तक 8 to 58। एक आधा महीना आपने इसमें मिस कर दिया। 8856 आ रही। accumulated depreciation इस स्टेट से इस स्टेट तक निकालना है। ठीक। मतलब जो फॉर्मूला होता है तो स्ट्रेट लाइन तो इसको से माइनस करना। तो नेट बुक वैल्यू आई। अब ये भी मिसिंग है और ये भी मिसिंग। फाइंड इनमें से कोई एक फाइंड करेंगे तो फिर वो निकलेगा। एक्स ले लेना, कॉस्ट को ले लें एक्स। मैंने ऐसा किया है कि मैंने डेप्रिसिएशन फाइंड किया है, ठीक है, कैसे फाइंड कर लिया? तो वो सारे में तो 5000 से 5000 तो नेट बुक वैल्यू है ना, वो तो उधर उसको कैसे, वो तो रिमेनिंग है।
देखा ना, ये 5000 जो है, ये पेन दिखा रहा है, आप इसको अगर समझे तो ये क्या है, ये कॉस्ट माइनस accumulated depreciation इज इक्वल टू 5000, ये नेट बुक वैल्यू। अब अगर आप इसको क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं जनाब इसको किससे डिवाइड किया आपने, अगर आप इसका 10% लेके और इसको मंथ से डिवाइड करेंगे तो ये तो सारा गलत हो रहा है। वैसे नहीं दिया, सारे मंथ्स की जो होती है ना डेप्रिसिएशन वो फाइंड करके उसे 5000 से मल्टीप्लाई किया। वो कैसे फाइंड किया आपने डेप, वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे किया, हाउ यू फाइंड दैट डेप्रिसिएशन, किस तरह से किया, इस तरह पहले करते हैं, कैसे, वो मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं वही पूछ, मतलब कि वो वाला जैसे ये था कि ये जो है मंथ है, ये मंथ ठीक है, इसे मैंने किया 10 बाई 12 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ठीक है, और फिर जो आया उसे -1 कर दिया, ठीक है, बाकी को 0.9 से मल्टीप्लाई किया, मतलब जो फुल ईयर है, ठीक है। हाँ ठीक, तो लास्ट वाले ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, कितनी बनी, कॉस्ट में एक्स लिया ना, तो इसको भी 100 डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे, तो एक्स के साथ करेंगे, हाँ तो वैसे ही करें ना, हम इसी तरह करें, अलजेब्रा यूज करें। आप इस इक्वेशन को अलजेब्रा को सॉल्व करें, आपसे होता है सॉल्व। लेट्स अज्यूम द कॉस्ट इज एक्स, ऐसे ही। अब आप देखें ये 5000 आपके पास कैसे आया हो, उस प्रोसेस को जरा गौर करें। नेट बुक वैल्यू 5000 है ना, नेट बुक वैल्यू है 5000, ये कैसे आई थी आपके पास? तो हमने कहा जी इसमें हमने कॉस्ट ली, लेट्स अज्यूम कॉस्ट एक्स, तो ये हमने फाइंड कर ली, सही हो गया। एक्स माइनस 5% ऑफ एक्स, ये क्या मैंने माइनस किया, दैट इज अ रेजिडुअल वैल्यू, सही हो गया। ये हमने क्या माइनस कर दिया, रेजिडुअल वैल्यू, एक्स माइनस 5% ऑफ एक्स, ये आ गई डेप्रिसिएबल अमाउंट, इज इट, ठीक। फिर हमने इसमें से क्या माइनस किया, हमने कहा जनाब आपके पास आ गई जनाब अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, और अब हमारे पास आ जाती है नेट बुक, ऐसे ही कुछ हुआ होगा, ठीक। डेप्रिसिएशन पर ईयर कैसे निकली होगी, x माइनस 5% ऑफ x डिवाइडेड बाय, ये हमें पता है, ये 10 ईयर्स, दिस इज 10 ईयर्स, ये 10 सालों में डेप्रिसिएटेड, सही हो गया। अब अगर आप अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन को देखें, ये कैसे फाइंड हो रही होगी किस तरह फाइंड हो रही होगी, नंबर ऑफ ईयर्स, ये जो यहां पर आंसर आया होगा पर ईयर डेप्रिसिएशन जो है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया होगा कितने, जितने महीने गुजर चुके, यही हुआ होगा, जितने महीने गुजर चुके हैं, कितने महीने गुजर चुके कैलकुलेट कर लिया आपने, हाउ मेनी मंथ्स हैव बीन पास्ड, 55 मंथ्स। तो 55 मंथ्स जो है उसको आपने मल्टीप्लाई किया, जो यहाँ पर मंथ आ गया आपके पास, या पर ईयर आ गया, तो वो माइनस कर दिया, तो आपके पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी, जो आपको गिवन है, नेट बुक वैल्यू इज गिवन। इसको बेस बनाए, नेट बुक वैल्यू को बेस बनाएंगे, ठीक। नेट बुक वैल्यू जो है ये क्या है, तो हमने कहा जनाब आप इसको इस तरह से कर लें जी, 5000 नेट बुक वैल्यू है इसकी। अब आपने इसको रिवर्स बैक करना, थोड़ा सा अलजेब्रिकली सोचेंगे तो फिर ये सॉल्व हो जाएगा आराम से। अकाउंटिंग में से बाहर निकले आप थोड़ा सा देर से, डेबिट क्रेडिट में नहीं सोचना आपने मैथमेटिकली सोचना, ठीक। तो फिर आप इसको रिवर्स कर सकें। दोबारा से एक ट्राई मारें, देखें होता है, आप डू इट। थोड़ा सा इस तरह सोचेंगे तो, इस ट्रैक पे चढ़ेंगे तो ये हो जाएगा।
जी सर, आंसर है इसका 8856 आ गया। हाँ हाँ, तो अलजबरे से ही करना, और कैसे होगा। क्या बनाइए इक्वेशन तो कॉपी मुझे नजर नहीं आता, कॉपी पे लिखें मेरी नजदीक। हाँ लिखो। चलो बस खत्म हो गया। We solve this equation. करें जी, इस इक्वेशन को सॉल्व करें, ये वाली इक्वेशन सॉल्व करें, क्या आता है जवाब। कैलकुलेटर पे फीड कर ले। आगे कितना आता है आंसर? 885। ये क्या कर रहे हो? x5 क्या? 5.05 होगा, x माइनस 0.05x। अब आगे चलो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, डिवाइडेड बाय 120 इनटू 55 इज इक्वल टू 5000। वो इक्वल टू 5000 भी तो करना यार, पूरी इक्वेशन तो लिखो ना यार। इक्वल टू आगे, अच्छा इक्वल टू, वो उधर उधर नहीं आएगा, चलो ऐसे कर लो, हो गया। लेकिन आप अपने कैलकुलेटर पे अगर फीड करेंगे इसी को इस तरह से, तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक्स बता देगा। आगे इसके साथ क्या कहते हैं, हम खाली 5% x माइनस 5% कैलकुलेटर के ऊपर 0.05x लिखे ना उसमें। जब इसको आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो ये इस तरह से फीड होगा। पहले आप लिखेंगे 5000 इक्वल टू का साइन डालें, तो क्यूएम कहाँ पास किया आपने, मैंने कोई पता नहीं चल रहा है। 5000 इज इक्वल टू x
माइनस 0.05x, परसेंट खत्म कर देना आप, 0.05x कर दो, ठीक हो गया। इसको करें डिवाइड 120 से, मल्टीप्लाई बाय 55, तो क्लोज द ब्रैकेट्स, सही हो गया। ब्रैकेट्स को क्लोज करें ताकि ये और यहां पे था सॉरी x माइनस इस तरह से कैलकुलेटर पे इक्वेशन एंटर करें, फौरी तौर पे आंसर आ जाए, ठीक हो गया। पेपर में आपने ये इक्वेशन लिख के आंसर लिख देना आगे, डन। अगर ये आया पेपर में, वैसे तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आया तो FR1 में नहीं आता, ये बेसिकली इंट्रो का टॉपिक है। जी सर, हैं? वन माइनस वो तो रिटर्न डाउन वैल्यू है ना, वो तो रिटर्न डाउन वैल्यू, ये तो स्ट्रेट लाइन चल रहा है ना, वो रिटर्न डाउन वैल्यू में चलेगा, वो भी आगे आएगा, वो उसको इस्तेमाल पॉइंट 5x है, मैं तेरे 0.05x कर, रिटर्न डाउन वैल्यू इज अ डेप्रिसिएशन मेथड, ये स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है। मगर वैल्यू जो होती है रिटर्न डाउन वैल्यू है, रिटर्न डाउन वैल्यू, हाँ वो नेट बुक वैल्यू एक ही बात, हाँ वो इसी को कहते हैं। कॉस्ट इनटू 1 माइनस आरटी 1 माइनस आरटी। मैं ये कह रहा हूँ ये मेथड चलता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, ये वाली कोई है। अभी जो आप एसेट ले रहे हो वो किस पे है, स्ट्रेट लाइन मेथड पे, तो ये वाली इक्वेशन स्ट्रेट लाइन मेथड में नहीं चलेगी। हो गया जनाब, सॉल्व हो गया। चलें जी, अब आप बड़े आराम से स्टोरी चला लेंगे। क्या चला लेंगे जनाब कि इसकी डिस्पोजल की पहली एंट्री क्या आ गई, 585 885 6 के 8 8856। तो क्या अब हमारे पास अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आ गई कि वो भी फाइंड करनी पड़ेगी हमें और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी? आ गई ऑटोमेटिकली। 5000 और 8856 का जो डिफरेंस है दैट इज अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितनी आ गई जनाब? 8856 5000 कितना आ गया जी फर्क? 3000 3856। इसकी इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी है? कितने महीने हैं इस साल के इसके? हाउ मच? क्या जी? तो वो डेप्रिसिएशन आप ले लें, यहां पे लेनी पड़ेगी ना, यहां पे डेप्रिसिएशन टू अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन इस साल की इसकी लिखनी पड़ेगी जिसको आपने डिस्पोज किया। ऐसे ही है। कितनी आ जाएगी? तो हमने कहा जी ये भी बड़ी आसान हो गई। 8856 इज द कॉस्ट माइनस 5% ऑफ 8856। ऐसे ही है। कितना आता है 5% ऑफ 8856? 8856 का 5% कितना? 442.8 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय कितने महीने हुए थे इसको? 9/12। पेपर में आपने इसी तरह इक्वेशन लिख के आगे आंसर लिख देना। ओके, और ये एक्सेप्टेबल ले जाओ। कितना आ गया? 33 बस 33.21। दैट्स इट। नहीं यार, 332 आ रहे हैं यार। पॉइंट कितना? चलो 332। समझ आ गया जी? ये दूसरी ट्रांजैक्शन आपने पोस्ट कर ली पूरी अपनी लेजर में, उसकी कॉस्ट डिस्पोज हो गया।
अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गई, और जनाब चलो सॉरी कौन सी डेप्रिसिएशन 70,000 किसकी पूरे साल की depreciation। किस पे तो भी ले लेते हैं, वो भी आखिर पे सारी कर लें, फिर इकट्ठी कर लें, ले जा। अब आप यहाँ पे ओपन कर लें डिस्पोजल अकाउंट। तो पहली एंट्री हमने डिस्पोजल की क्या की, फर्नीचर कॉस्ट अकाउंट क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट। कितने से किया जनाब हमने, 8856। दूसरी एंट्री हमने की अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, कितने से की, किधर गया अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, 3856। फिर कहता जी आपने कितने पे बेचा, कहता जी हमने लॉस पे बेचा। कितने का लॉस लिया आपने, सॉरी गेन लिया, 6000 का गेन लिया। तो इसका मतलब है कि डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 6000। अब यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा, ये कैश जो है ये क्या आ जाएगा, एज ए बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, है? किसमें, हाँ तो मैं टी अकाउंट बना रहा ना, तो एदा तेरा डिफरेंस नेट बुक वैल्यू हो गया, आप ही ऐड हो गया, नहीं होया, वो तो इक्वेशन में है ना, ये तो टी अकाउंट बन गया ना। देखो ना, ये और ये आपस में ऑफसेट हुए, तो क्या बचा आपके पास, डेबिट नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू प्लस 6000 हुआ, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आप, ठीक हो गया। तो कितनी आ गई बैलेंसिंग फिगर, 11000 पूरा, क्या बात, 11000। इसका मतलब है ये फर्नीचर कितने का बिका होगा, 11000 का, इसका ये डिस्पोजल अकाउंट पूरा हो गया, सही हो गया। कॉस्ट भी आ गई हमारे पास, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हमने निकाल ली थी, इसमें से इस साल की डेप्रिसिएशन ज्यादा थी, इधर लिख दी। क्या हो गया, ओ मेरी जान, नेट बुक वैल्यू एट द स्टार्ट तब यूज होती है जब रिटन डाउन वैल्यू या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड चल रहा होता है। आप इस पे कौन सा मेथड लगा रहे हो, स्ट्रेट लाइन मेथड में तो नहीं आप ले सकते ना, उसमें तो आपको पूरा फॉर्मूला लेना पड़ेगा ना। तो ये उसकी कॉस्ट माइनस उसकी रेजिडुअल वैल्यू 5% डिवाइडेड बाय 10 पर ईयर आ गई, इनटू 9/12, जितने महीने आपने इस साल उसको यूज किया, इनटू 9/12, तो आ गया जनाब, यही आता है कि कुछ और, कितना आता है, 600। तुम तो कहते मैंने सही कैलकुलेट किया, 10 महीनों की डेप्रिसिएशन तुझसे सही निकलती है। तो 631, तो अब ये आपकी पहली लाइन जो है क्वेश्चन की, इट्स फिनिश्ड, कंप्लीट हो गई, सही हो गया। आगे चलते हैं जरा। हाँ जी बेटा, तीसरी रिक्वायरमेंट है ये, सी रिक्वायरमेंट देखें क्या लिखी है, वही लिख दें, लेकिन आप डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं बेसिकली उस रिक्वायरमेंट, जिसने भी रिक्वायरमेंट बनाई है किताब के अंदर, जो भी साहब थे, वो उन्हें लिखना ये चाहिए था कि प्रिपेयर द डिस्पोजल अकाउंट, क्योंकि जब आप देख ना कैलकुलेट गेन और लॉस, तो वो ऑलरेडी गिवन, तो रिक्वायरमेंट बनती नहीं, ठीक। तो इसकी रिक्वायरमेंट एक्चुअली है ये कि कॉस्ट अकाउंट बनाएं, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएं, और तीसरा डिस्पोजल अकाउंट। जहां से भी ये ओरिजिनल क्वेश्चन लिया गया होगा उसकी तीसरी रिक्वायरमेंट यही होगी, उसको थोड़ा सा चेंज कर देते ना जब कंपाइलेशंस करते हैं, तो फिर ताकि लगे ना कि ये सवाल। ये तीनों अकाउंट तो बन नहीं सकते, रिक्वायरमेंट हाँ किसी एक की भी होती तो तीनों तो बन नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे।
और वैसे भी हम सवाल जो यूज कर रहे हैं ना, ये सारे जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये बेसिकली इंट्रो रिवाइज करा रहा हूँ। तो अगर मैं वैसे टॉपिक वाइज टॉपिक चलाऊंगा ना इंट्रो, आप बोर हो जाएंगे, तो यार ये क्या कर, आप ये सवाल कर रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट डेवलप रहता है। एक्चुअली ये है सारा इंट्रो, ये FR2 में कोई नहीं आना, सॉरी FR1 में कोई नहीं आना, ठीक। तो इंट्रो का है ये टॉपिक, लेकिन चूंकि हमें आगे रीवैल्यूएशन में आगे जाके इस तरह की हरकतें करनी है, तो वो अगर वहां पे करेंगे तो अचानक करेंगे तो वो बुरा लगेगा, ठीक। तो अभी पीछे से थोड़ा सा करवा के उधर जाएंगे तो वो ठीक लगेगा, अच्छा ये तो वही है जो हमने अभी यूज किया, बस ये बेस बना रहे हैं हम उसकी। FR1 का जो सवाल आना है उसकी बेस बन रही, ठीक हो गया। आगे चलते जनाब, सेकंड, ऑल कंप्यूटर्स आर वर परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2004। कहते हैं जितने भी कंप्यूटर हैं वो हमने अप्रैल 2004 में खरीदे। इसका मतलब है इनको कितने महीने हो गए, तो हम कहते हैं 4 के 9 महीने, 5 पूरा, 6 पूरा, तो 24 जमा 9 कितने हो गए, 33 मंथ्स हो चुके हैं इनको। It is decided to change the method of depreciation for computer to SL with remaining life of 3 years and residual value of, तो बड़ी आसान हो गया, इट्स वेरी सिंपल। अब इसकी accumulated depreciation अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं, और ये है भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ऐसे ही है ना। कंप्यूटर्स पे क्या चल रहा है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। यहाँ पे लिख लेते हैं जनाब, accumulated depreciation कंप्यूटर। ठीक हो गया। तो क्या है जी कॉस्ट इसकी, तो हम कहते हैं जनाब इसकी कॉस्ट 2 लाख। सारे के सारे कब खरीदे थे, अप्रैल 2004 में, ठीक। तो क्या करें जनाब, 2 लाख हमने इसकी कॉस्ट ले ली, ठीक हो गया। तो जो पहला अकाउंटिंग ईयर है उसमें इसके कितने माह डेप्रिसिएट किया, तो हमने कहा था इसने 9 मंथ्स डेप्रिसिएट किया। तो 9 मंथ्स डेप्रिसिएट किया, रेट है 5%। तो क्या करें, तो हम कहते हैं जनाब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें कितने से, तो कहते हैं जनाब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5% को 9/12 करें, क्या आता है, व्हाट इज 5 into 9/12, 3.100 में से इसको माइनस कर दें, 96. इसका मतलब इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं 0.9625 से, तो इसकी नेट बुक वैल्यू आ जाएगी एट 31 दिसंबर 2004। आगे समझ, वो आ रहे हैं यार, आ रहा हूं। देखिए ये 0.9625, अब आप चला रहे हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब इसका मतलब है कि कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन accumulated इज द नेट बुक वैल्यू। अब हमें बता दिया उसने रेट है 5% सालाना पर एनम, ठीक। इसका मतलब है कि नेट बुक वैल्यू जो होगी वो 95% होगी उसका, जो कि साल के शुरू पे वैल्यू होगी, ऐसे ही है ना, 1 - 5% ही होगा कि हर साल आप 5% किसका ले रहे हैं, जो साल के शुरू की वैल्यू है। तो इसका मतलब है साल की शुरू की वैल्यू और एंड की वैल्यू में क्या फर्क है, 5% का। इसका मतलब अगर साल के शुरू की वैल्यू 100% है तो साल के एंड वाली वैल्यू उसका 95%। इसका मतलब है साल के शुरू की वैल्यू का अगर 95% ले लें तो साल के एंड की नेट बुक वैल्यू आ जाती। मैथमेटिकली यही हो रहा होगा ना। अब जो पहला साल था 2004, उसमें उसने क्या टैक्ट खेला, उसने कहा ये 1 अप्रैल से शुरू होता है, इसका मतलब मंथ पोर्शन करना पड़ेगा। कन्वेंशनल वे में अगर हम इसको करेंगे, मतलब नॉर्मल तरीके से, तो हम कहेंगे जी 2 लाख इंटू 0.05 इंटू 9/12, और ये कितना आ गया, करना जरा क्या आया, 2004 की कर
2 लाख का 5%, 7500, और आप कहते हैं जी इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी आई? 2 लाख माइनस 75, 7500, तो कितना आ गया जनाब? ये आ गया 1,92,000। तो यू विल डू दिस, यही करना था ना आपने कि 2004 के एंड पे इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी आती है? 1,92,500। हो गया? अब हम कहते हैं यार ये तो बड़ा लंबा काम है, इसका आसान हल क्या? अब हमें पता है जनाब कि ये जो साल के एंड की वैल्यू है 1,92,500, उसमें से कितने परसेंट माइनस हुआ? तो अगर तो ये पूरा साल होता तो 5% माइनस होना था, यानी कि पूरा 10,000, ऐसे ही है। और ये होती है 1,90,000, लेकिन अब चूंकि मंथ पोर्शन हो गया तो पूरा 5% माइनस नहीं हुआ। तो हमने कहा कितना माइनस हुआ? हमने 10%, 5% कोई मंथ पोर्शन कर लिया। तो मैं कहा 5 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया? तो पता चला जनाब जब हमने 5% को इंटू 9 बाई 12 किया, यही हो रहा है ना यहाँ पे, इसी को उठा लिया 5% इंटू 9 बाई 12, तो क्या आता है? पता चला जी आ गया 3.75%। इसका मतलब 2004 में इफेक्टिवली 3.75% डेप्रिसिएशन ली गई। तो 2004 के एंड पे इसकी वैल्यू क्या होगी? तो हमने कहा 100 माइनस 3.75%, क्या बना? 96.25%। इसका मतलब 2004 जब खत्म होगा तो इसकी नेट बुक वैल्यू जो है वो ओपनिंग वैल्यू का 96.25% होगी। तो हमने कहा जनाब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें 0.9625 से, तो 2004 के एंड की नेट बुक वैल्यू आ गई। आ गई? कितनी आ गई जनाब? ये मिटा दूं ये? कितनी आई वैल्यू यहाँ पे? 1,92,000। वी आर एट द सेम पॉइंट। सही हो गया? 2004 के एंड की वैल्यू आ गई 1,92,500। अब आप यहीं पे बस नहीं हुए, हमने कहा जनाब जो भी फिगर आई है आपके कैलकुलेटर पे, 2005 के एंड पे इसकी क्या वैल्यू होगी? तो हम कहते हैं जो 2004 के शुरू में वैल्यू होगी उसका 95% मल्टीप्लाई बाय 0.95। अब हम 2005 के एंड पे आ गए, अब हमें 2006 के एंड पे जाना, एक दफा और इसको 0.95 से मल्टीप्लाई कर, ये मिटा दूं अब ये 2006 की होगी और हमें एग्जैक्टली 2006 का एंड चाहिए। तो ये जो फिगर आपके कैलकुलेटर पे आ रही है ये नेट बुक वैल्यू है एट द एंड ऑफ द 2006। कितनी आ गई? 17, चलो 173,731। इट इज द नेट बुक वैल्यू किस वक्त? 2006 के एंड। तो अकोमोलेटेड कितनी हुई? 2 लाख माइनस 1,73,731। अब क्या फिगर जो हमारे पास आएगी ये क्या है? दैट इज द अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। कितनी आ गई? 26,269 निकल आई जी अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन। इसको यहां पे लिखें 26,269। वेरी क्विक, सिंपल। जी आगे क्या लिखता है? कहते जी इस साल हमने डिसाइड किया है कि इसका मेथड हमने बदल देना। यही कह रहे हैं, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होगी। कहते जी अब हमने सोचा है कि इसकी डेप्रिसिएशन हम लेंगे अपना स्ट्रेट लाइन मेथड पे, रिमेनिंग लाइफ ऑफ 3 years एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 3,000। तो इस साल की डेप्रिसिएशन ले लें, डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर। मीन 2007 कंप्यूटर्स। तो कैसे निकलेगी जनाब? हमें पता है जनाब कि जब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हो तो जिस साल में हो उस साल के शुरू की नेट बुक वैल्यू ले लें, और वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। दैट इज 173,731 माइनस
रेजिडुअल वैल्यू कितनी बताई इसने, -3000, और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 3 years डिवाइड बाय 3 लेज पर ईयर डेप्रिसिएशन 5691। तो एंट्री क्या करनी है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट accumulated depreciation लो जी 56910 लो जी, ये भी हो गया। डन, ले जी आगे चलते हैं जनाब। नेक्स्ट, सॉरी 2007 मिला के 2007, 8 और 9 इस तरह से क्या किया हमने बात की थी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट विल हैव अ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एंड इट मींस इट विल अफेक्ट द करंट ईयर। तो वही किया हमने भी वही, ठीक हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो बेटा करंट ईयर 2007 ही बने ना, की हो गया करंट ईयर क्या बना फिर, 2007 नहीं बना। इस साल चेंज आ रहा है तो चेंज इस साल को अफेक्ट करेगा और आने वाले सालों को। तो 2007 करंट ना बना तो फिर 2007 और ऑनवर्ड। इसके बाद नेक्स्ट जनाब थर्ड, अ व्हीकल कॉस्टिंग 20,000 परचेज्ड ऑन जुलाई 2005 वाज ट्रेड इन विद द न्यू व्हीकल ऑन 1st April 2007 by paying ₹9,000 and the loss on transaction was ₹4,000। सही हो गया जनाब, क्या था जी, ट्रेड इन किया हमने नए व्हीकल के साथ, बताया नहीं नया व्हीकल कितने का लिया, didn't tell us, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं निकाल लेंगे हम ऐसे ही। हमें एंट्री पता है क्या होती है, जब ट्रेड इन होता है, ट्रांजैक्शन होती है तो हमें पता है जनाब तो हम कहते हैं जी क्या एंट्री होती है जब ट्रेड इन होता है, तो हम कहते हैं जी जो पुराना व्हीकल है उसको आप क्रेडिट कर, टू व्हीकल ओल्ड क्रेडिट। कितने का था जी ये व्हीकल, 20,000 का था, सही हो गया। टू व्हीकल कॉस्ट 20,000 से क्रेडिट ओल्ड वन, इसकी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो डेबिट कर, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कर। कब खरीदा आपने, कहता जी हमने खरीदा था 1 जुलाई 2005। तो 2005 के 6 महीने, यानी कि इफेक्टिवली इसका डेप्रिसिएशन रेट है 10%। तो 10% को अगर आप 6/12 करेंगे तो 5% बन जाएगा। समझ आ रही बात। अब देखें ये अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी इसकी, तो हम कहते हैं जनाब ये है जी 20,000। जब पहला अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ और वो था जनाब 2000, कौन सा था साल ये, 5। 2005 जब खत्म होगा तो इसकी वैल्यू आएगी 0.95 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी नेट बुक वैल्यू आ जाती है 2005 के एंड। ऐसे ही 2006 पूरा चला इनटू 0.9, 2006 के एंड की नेट बुक वैल्यू। फिर 2007 में कितने माह चला, 3 महीने चला। इसका मतलब है कि 2.5% बना इफेक्टिवली। 10% का 3 महीने करें अगर तो कितना बनता है, 2.5%। ऐसे ही है। इसका मतलब है जिस वक्त ये डिस्पोज हुआ उस वक्त इसकी नेट बुक वैल्यू फिर क्या आएगी, तो हम कहते हैं ये उस साल की डेप्रिसिएशन लेंगे हम इफेक्टिवली कितने परसेंट, 2.5%। 10% पूरे साल की, हाफ ईयर की अगर बन जाए तो इफेक्टिव रेट कितना बन जाता है, 5%। तो 3 महीने का कितना बन गया, 2.5%। तो 100 में से 2.5% निकाल दें तो बाकी क्या बचता है, ठीक हो गया। इसका मतलब इसको आप मल्टीप्लाई कर दे 0.975। कहां पर पहुंच गए हम पहुंच गए नेट बुक वैल्यू ऑफ द व्हीकल एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। लुक एट दिस वन। थोड़ी सी कंसंट्रेशन जरा ज्यादा चाहिए होती है जब आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं, थोड़ा कॉम्प्रीहेंड करके।
सुबह के रट्टे में तो आपको पता सोचना समझना होता कोई नहीं, एनवेंज कर दो एनवेंज कर दो एनवेंज। तो ऐसे नहीं करना आपने। जितनी थोड़ी सी मुश्किल टाइम गुजरेगा आपका अभी कुछ दिनों में, फिर आपको मेरी आदत पड़ जाएगी, फिर आप कहेंगे यार ठीक है एंड राम राम लगा, इट्स लाइक दिस। शुरू में आपको आएगा यार की यार है बंदा बहुत तंग कर रहा है, ज़हनी कोफत है ये, लेकिन बाद में आपको अंदाजा होगा कि कितना सेविंग है ये, कितना टाइम बचता है ये। ठीक, बिल्कुल आपने मुझे जरूर याद रखना। तो आपको आदत पड़ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता दिमाग इस्तेमाल करने, ठीक है। पहले आप मेमोरी यूज करते, अब फर्क जो है ना जो आएगा वो ये आएगा, पहले आप अपनी मेमोराइजेशन पे रिलाय करते, अच्छा ये उसमें ऐसे हुआ था उसमें ऐसे हुआ था। नाउ यू विल शिफ्ट, अब आप शिफ्ट करेंगे। अब आपको जब भी कभी कुछ करेंगे तो आपको याद कुछ नहीं होगा, बट जब आप सवाल पढ़ेंगे तो आपका ब्रेन आपको मैसेज देगा कि एनवेंज कर ले एनवेंज कर ले एनवेंज कर ले। समझा, ये फर्क होता है दोनों स्टाइल में, ये फर्क होता है। ले जाओ, अब आपके पास क्या आ गई, नेटबुक वैल्यू आ गई, तो कॉस्ट में से नेटबुक वैल्यू निकाल दें तो क्या बचता है हमारे पास, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो क्या आता है सारा मल्टीप्लाई करने के बाद 166, उसको 2 लाख में से माइनस करते हैं, क्या आ गया 3327, 3000, बस 327 इतनी आती, सबके पास यही है 3327। चलो अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई 3327। फिर कहता है हमने पेमेंट भी की, कितनी पेमेंट की 9000। इसका मतलब ये भी हमें एंट्री आती है टू कैश 9000, सही हो गया। फिर कहता है लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो गया। लॉस में पी एंड एल डेबिट होता है ना, तो क्या करते हैं जनाब, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितने से 4000, सही। अब बस जी खत्म। अब हम कहते हैं डबल एंट्री पूरी करने के लिए हमें फिगर किस साइड पे चाहिए, वी नीड इट ऑन द क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, सो वी नीड इट ऑन द डेबिट साइड। ये जरूर व्हीकल, न्यू व्हीकल, ठीक। तो यहां पे हम लिख देंगे व्हीकल न्यू, कितना आता 21, लेज ये आपने फाइंड करना था 21,672। जो नया व्हीकल लिया गया जिसके साथ एक्सचेंज की गई उसकी वैल्यू क्या आती है 21,672, 21672, सही हो गया। नाउ यू कैन पोस्ट एवरीथिंग इन योर अकाउंट, अब बड़े आराम से कर सकते हैं। ले जी व्हीकल जो आपने डिस्पोज किया उसकी वैल्यू है 20,000। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, व्हीकल अकाउंट क्रेडिट। दूसरी एंट्री अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। ये हमने फिगर निकाली जनाब 3327। अब चूंकि आपने इसको बेचा है, इस साल की डेप्रिसिएशन फौरी तौर पे, पेपर में भी यही प्रैक्टिस कीजिएगा कि जो डिस्पोजल होता है ड्यूरिंग द ईयर, जब आप उसकी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन नॉर्मली ऐसे ही निकला करेगी, तो साथ ही आपने उसके जो इस साल की डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पे लिख लेनी है। तो कैसे निकाल सकते हैं जी हम डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल, ये यही वाली इक्वेशन 20,000 इंटू 0.95 इंटू 0.9, अब आगे 0.025 से मल्टीप्लाई कर, इसी को यूज करेंगे। देखिए आपने वो इक्वेशन पकड़ी 20,000, अब देखिए पहली दफा आपने इसको मल्टीप्लाई किया 0.95, तो ये नेटबुक वैल्यू आ गई किस साल के एंड की 2005 के एंड की, ऐसे ही। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई किया 0.9 से, ये नेटबुक वैल्यू आ गई 2006 के एंड की। अब आप आगे उस साल में जिस साल की आपको डेप्रिसिएशन चाहिए, कितने महीने यूज किया आपने इसको इस साल 3 महीने, तो इफेक्टिवली कितना रेट बना 10 का 2.5% इनटू 0.025, चलो डेप्रिसिएशन आ गई।
कितनी आई? फोर, चलो 4 to 7 समझ आ गया ना क्या किया हम? ठीक है ना, 2005 के एंड की नेटबुक वैल्यू आ गई जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया 0.95 से। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 0.9 से तो 2006 के एंड की नेटबुक वैल्यू आ गई। ये वही है जो हमने यहां पे किया। अब यहां पे हमें नेटबुक वैल्यू चाहिए थी तो हमने 0.975 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहां पर हमें फॉर दिस ईयर 3 माह की डेप्रिसिएशन चाहिए तो हमने 0.025 से मल्टीप्लाई। सही हो गया जी? तो 0.025 कहां से आया? 10% का 1/4 जो बनता है वो क्या बनता है? 0.025 यानी कि 2.5%। सही हो गया? तो ये आपके पास आ गई डेप्रिसिएशन 4 to 7। सही हो गया? तो ये भी हो गया डिस्पोजल अकाउंट, वो तो आप बना ही लेंगे, होपफुली बन जाएगा ना इसका डिस्पोजल, बाकी वो आ गया। इसके बाद अब नेक्स्ट है हमारे पास A vehicle having book value of 5,000 purchased on 1st March 2003 was sold on 30 नवंबर 2007 for ₹2,000। तो अब ये फिर वही रेप्लिका एडजस्टमेंट का कॉस्ट आपको चाहिए, आप कैसे निकालेंगे? अब ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड चल रहा है तो बड़े आराम से निकल जाएगी जनाब। आपके पास अगेन क्या है देखिए, ये मैं आपको बता देता हूं, आप लोग कर भी लेंगे वैसे। A vehicle having a book value of 5,000 purchased on 1st March 2003 was sold on 30 नवंबर 2007 for ₹2,000। तो 2,000 का बिका और इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है? ठीक, 5,000। अब देखिए ये किस दिन है इसकी नेट बुक वैल्यू 5,000? तो हम कहते हैं ये है जनाब 30 सितंबर 2007 को बिका। उस वक्त की नेट बुक वैल्यू आ गई 30 नवंबर 2007। सही हो गया? तो इस पे कितनी डेप्रिसिएशन आई होगी 11 माह की? तो हम कहते हैं वही तरीका कार्रवाई है, 10% है इंटू 11/12 करें, क्या आता है? 10% इंटू 11/12 क्या आया? जीरो पॉइंट 10% को आपने किया 11/12, जो भी आया इसको 100 में से माइनस कर दो। ठीक हो गया 99 चलो जी। अब जो भी आया ना 5,000 को उससे डिवाइड कर दो, 5,000 डिवाइडेड बाय जो फ्रैक्शन आपके पास है 10% इंटू 11/12 9 समथिंग बनता होगा, 9.1 बनता है, 9.2 कर लें या 9.16 कर लें ताकि एग्जैक्ट आप रहे। 9.1666 100 में से इसको माइनस कर दें तो बाकी क्या बचता है? 90 इसका मतलब इसको डिवाइड कर दे 0.90833333, तो आपके पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी किस साल के शुरू की? 2007 के शुरू की। रिवर्स बैक कर रहे हैं ना अब आप, पहले आप मल्टीप्लाई करके फॉरवर्ड आते थे, अब आपने रिवर्स बैक करना। तो जब आपने रिवर्स बैक करना है तो आप इसको डिवाइड करें 0.90833 से, एक साल पीछे चले गए। अब जो वैल्यू आएगी आपकी स्क्रीन पे, जो भी वैल्यू आ रही है, अब आपने जाना है वापस 2006 के शुरू में। कब खरीदा था ये हमने? 2003 में, ऐसे ही। तो आप इसको एक दफा और डिवाइड करें, जो भी आंसर आया डिवाइडेड बाय 0.9, 2006 के शुरू में आ गया। कैलकुलेटर पे करेंगे आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ये आप किस साल के शुरू में आ गए? 2006 के शुरू में आ गए। अब एक दफा और डिवाइड करें जो स्क्रीन पे है, 2005 के शुरू में आ गए आप।
ऐसे ही है ना। 2006 का स्टार्ट भी आ गया, 2005 का भी आ गया, एंड नाउ वी आर इन द ईयर जिस साल आपने उसको खरीदा। नहीं, 2004 को भी पूरा रिवर्स करें, 2003 में खरीदा आप, इसका मतलब एक दफा और डिवाइड करें 0.9 से। अब आप 2003 के एंड पे आ गए या 2004 के शुरू में आ गए। 2003 में आपने इसको खरीदा था 1 मार्च 2003 को, तो 9 मंथ्स का इफेक्टिव, नहीं 10 मंथ्स का हो गया। तो 10% इंटू 10/12 कितना बन गया? 10% इंटू 10/12, नहीं यार 9 समथिंग ही बनना चाहिए, या 8। अच्छा पूरा कंप्लीट आंसर। तो ये बन गया, किससे डिवाइड करना है आपने इसको? पॉइंट। चलो अब आपके पास कॉस्ट आ गई। दिस इज द टोटल रिवर्सल। समझ आ गया? देखें आपके पास 5000 है जो उसकी कॉस्ट, 5000 इज द कॉस्ट। ठीक हो गया। किस वक्त? नेट बुक वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। 2007 में आपने 11 माह बाद इसको डिस्पोज किया, तो 10% का इफेक्टिव रेट निकालें आप 11/12 करके, तो वो 9 पॉइंट समथिंग बनता है। इसका मतलब है जब जिस वक्त आपने बेचा इसको, तो इसकी रिमेनिंग वैल्यू क्या है? 0.90 समथिंग 8। इसको डिवाइड करें तो ये 2007 के शुरू की वैल्यू आ जाती है। जब आप इसको इससे शुरू कर डिवाइड करेंगे तो व्हीकल की वैल्यू आएगी 2007 के शुरू की। फिर अगले साल पूरा साल डेप्रिसिएट हुआ तो 0.9 से डिवाइड करें, 2006 के शुरू की आ जाएगी। फिर आप 0.9 से डिवाइड करें तो 2005 के शुरू की आ जाएगी। फिर आप 0.9 से डिवाइड करें तो 2004 के स्टार्ट की वैल्यू आ जाएगी। अब आप आ गए 2003 में। 2003 में आपने इसको 10 मंथ्स यूज किए, तो 10% को 10/12 करें, जो भी आएगा उसको 100 में से माइनस करें। अब आपके पास आ गया 0.9167। तो 0.91677 से डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्ट उसकी कॉस्ट आ जाएगी जिस पे आपने उसको बाय किया। दिस इज टोटल रिवर्स। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड का रिवर्सल आसान होता है एज कंपेयर टू स्ट्रेट लाइन में। सही हो गया? कितना आती है वैल्यू? 6, 7 जी, इतने का व्हीकल आपने खरीदा। बाकी अब क्वेश्चन जो है वो सादा सा है, सिंपल सा है, वो आप कल घर पे कीजिएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा कीजिएगा आराम से बैठ के, घंटा 1.5 लगा के, ठीक, चाय का कप रख के, कॉफी पिए साथ, और कंसंट्रेशन के साथ सवाल, और अपने ज़हन में रीजनिंग रिटेन करें। व्हाई आई एम डूइंग दिस, क्या वजह है क्वेश्चन के अंदर जो मुझे ये करना पड़ा। ठीक, तो घंटा 1.5 आप इससे एक सवाल पे लगाएंगे तो हमें जो चाहिए आपसे वो पूरा हो जाएगा। ठीक हो गया?